So good afternoon students. In the last lecture we practiced a lot of numericals based on units and dimension. That is your first unit. So today also we will practice more numericals that is based on the your chapter units and dimension. So I have written the two numericals that based on the error topic, and the statement of the first numerical is, firstly write the statement. The radius of sphere is measured to be 5.3 plus minus 0.1 centimeter. Calculate the percentage error in the measurement of its volume. मतलब हमें क्या करना है, जो आपका स्फीयर के वॉल्यूम में है उसमें हमें we have to find out the percentage error in the volume of sphere. तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है, रेडियस. तो आप रेडियस की वैल्यू लिखिए. आर हमें गिवन है कितना, 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. मतलब अगर हम इस आर को देखें और इसमें हम इस वैल्यू को देखें तो ये क्या होगा आर, और ये क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा आर. मतलब हमें आर की वैल्यू तो कितनी गिवन है 5.3 और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1. ये किसमें है आपका सेंटीमीटर में. तो आप आर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, जिसमें आप इससे कंपेयर करेंगे तो आर कितना बन गया 5.3 और डेल्टा आर कितना बन गया 0.1. अब इस तरीके के न्यूमेरिकल में अगर आपको वॉल्यूम में, स्फीयर के वॉल्यूम में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो आप पहले आर में परसेंटेज एरर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. तो आर में परसेंटेज एरर कितना हो गया, आर कितना, आर में परसेंटेज एरर कितना हो गया, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100. ये आपका आर में परसेंटेज एरर हो गया. और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा आर कितना है 0.1 और आपका ये है 5.3 इंटू 100. जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये करीबन 2% के करीब आता है. मतलब परसेंटेज एरर इन आर क्या था, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, इसकी वैल्यू आ गई 2%. अभी आपको समझ आ जाएगा कि हमने परसेंटेज एरर इन आर क्यों फाइंड आउट किया. अब हम करेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका, स्फीयर का. जो स्फीयर का वॉल्यूम है हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो यानी अब जो है वॉल्यूम में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा v बाय वी इंटू 100. ये आपका वॉल्यूम में परसेंटेज एरर होगा. वॉल्यूम होता कितना 4/3 पाई आर क्यूब. तो इसको 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे. तो आपका देखिए ये 4/3 तो कांस्टेंट है, तो इसको हम रिफ्यूज कर देंगे क्योंकि आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा एरर में. तो ये वैल्यू अब a रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला बन गए. तो अब ये कितना बन गया, डेल्टा v बाय वी इंटू 100. और आपका ये तो आपका खत्म हो गया, ये बन गया 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100. देखिए 100 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि परसेंटेज एरर था. ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा है. इसका रिजल्ट यहाँ आएगा आपका रिजल्ट. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. अब देखिए डेल्टा आर बाय इंटू 100. अब यहाँ पर हमें डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की वैल्यू की जरूरत थी, इसलिए मैंने वैल्यू निकाल लिया डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 जो कि 2% है, वो आपकी 2% है. तो ये आपका डेल्टा v बाय वी इंटू 100, ये आपका आ गया कितना, इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 2%. यानी डेल्टा v बाय वी इंटू 100 आपका बन गया यहां से 6%. तो आप लिख सकते हैं एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 6%. मतलब आपका आंसर कितना आ गया 6%. तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट.
ये आपका डिफरेंट तरीके का एरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। इससे पहले आपने इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं किए जिसमें आपको पहले से डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की वैल्यू क्या करनी पड़े, फाइंड आउट करनी पड़े। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप सॉल्यूशन को नोट कीजिए। अब हम सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल जो है आपका, नाउ वी विल डू द सेकंड न्यूमेरिकल। अब सेकंड न्यूमेरिकल में जो है आपका, इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है इसकी, द परसेंटेज एरर्स in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? मतलब हमें एरर, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है किसमें, एनर्जी में। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज हाफ m v स्क्वायर। ये E का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने E लिख लिया, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर हाफ m v स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो कौन सी है, v। और काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स फॉर्मूला इज हाफ m v स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। और हमें क्या निकाला, परसेंटेज एरर किसमें, आपका काइनेटिक एनर्जी में। तो इसमें कितना परसेंटेज एरर होगा, होगा डेल्टा E बाय E इंटू 100। अभी हाफ का कोई मीनिंग नहीं है, यहां पे लिख लीजिए हाफ इज कांस्टेंट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये m मतलब डेल्टा m बाय m प्लस ये a रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला बन गया, यानी 2 इंटू डेल्टा v बाय v। अब इसमें आप साथ में 100 भी अप्लाई करेंगे, मतलब यहां आप क्या लगाएंगे 100 और यहां भी आप क्या लगाएंगे 100। क्यों, ताकि हमारा परसेंटेज बन जाए एरर किसमें, आपका मास में, और परसेंटेज एरर किसमें बन जाए, आपका वो आपकी वेलोसिटी में। अब आपकी दोबारा से आई एम रीराइटिंग दिस इक्वेशन, डेल्टा E बाय E इंटू 100 शुड बी इक्वल टू डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाय v इंटू 100। अब देखिए हर हमें किस किस की वैल्यू दी है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड 2 and 3% रिस्पेक्टिवली, मतलब इसकी वैल्यू तो हमें 2% दी, इसकी वैल्यू 3%, तो पुट कर दीजिए डेल्टा E बाय E इंटू 100 शुड बी इक्वल टू डेल्टा m बाय m इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2%, दिस इज योर 2% प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी की है आपको 3%। तो अगेन आई एम रीराइटिंग डेल्टा E बाय E इंटू 100 दैट शुड बी इक्वल टू 2% प्लस 6%, मतलब डेल्टा E बाय E इंटू 100 आपका कितना बन गया 8%। तो ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। और आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, इज व्हाट 8%, मतलब जो E में एरर है वो कितना 8% है। काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिख दिया, E लिख दिया। सो दिस इज अबाउट सेकंड न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, दीज आर सम एक्स्ट्रा एंड एडवांस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट इज योर एरर। ओके, सो स्टूडेंट, लेट अस प्रैक्टिस सम सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, मेजर करने के बाद अपनी फिजिकल क्वांटिटी को, अपनी मेजरमेंट को नोटबुक पे लिख दिया, और हमें ये बताना है कि किसकी फिजिकल क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके। तो देखिए यहां पर मैंने एक टेबल बना दी पूरी, आपको ये बताना है कि किसकी
फिजिकल क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है आपके। तो देखिए पहला देखिए, फर्स्ट में हम इन जीरो को काउंट नहीं करते रूल के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो गया 1। आपको ये पूरी की पूरी जो टेबल है वो प्रैक्टिस करनी है। पहले आप बिना आंसर के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आंसर लिखकर उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ओके। सेकंड जो है उसमें आपकी ये 4 1 2 3 4 ये काउंट होंगे, तो इसमें कितनी हो गई 4 हो गई। थर्ड में ये तो काउंट होगी नहीं क्योंकि 10 की पावर काउंट नहीं होती, तो ये कितने हो गए आपके 3, तो इसमें कितने हो गए 3। क्लियर। उसके बाद आपका 6.320 है, तो इसमें सभी काउंट होंगे, तो इसमें कितने हो गए आपके 4। इसमें उसने यूनिट भी लिखी है, किसी ने उसको मीटर स्क्वायर में मेजर किया, किसी ने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया, किसी ने किलोग्राम में मेजर किया, किसी ने न्यूटन में मेजर किया। तो अब इसमें भी आपके चारों काउंट होंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो इसमें कितने होंगे 4। इसमें जीरो काउंट नहीं होंगी, ये होंगी, तो इसमें कितने बन गए 4 बन गए। क्लियर। अब नेक्स्ट में देखिए, इसमें सभी काउंट होंगे, तो इसमें कितने होंगे आपके 5 हो गए। इसमें जीरो काउंट नहीं होंगे, तो ये कितने हो गए 3 हो गए। इसमें भी 3 होंगे क्योंकि सारे ये सारे के सारे नॉन जीरो डेसिमल नंबर है। इसमें जीरो काउंट नहीं होंगे, बट ये चारों काउंट होंगे, तो इसमें कितनी फिगर हो गई 4 हो गई। इसमें दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, इसमें चारों काउंट होंगे, तो इसमें भी कितनी हो गई 4 हो गई। और इसमें भी आपके कितनी हो गई 4 हो गई। तो दिस इज अबाउट द आप योर टेबल विद द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको ये क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं। दिस इज ए टिपिकल न्यूमेरिकल। कई बार एग्जाम में आता है और स्टूडेंट उसको गलती करते हैं, और वो गलती में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो आपकी गलती स्टूडेंट में होती है। तो पहले सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है। उसके बाद में देन आफ्टर आई विल टेल यू द मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन ऑल्सो। तो स्टेटमेंट लिख लेता हूं। देखिए, जो आपका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये V जो है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब मैं समझा देता हूं। देखिए, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब होता है V डिवाइड बाय T। द मीनिंग ऑफ द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दैट इज V डिवाइड बाय T। मतलब इसका जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो वो L क्यूब बाय T की पावर 1, मतलब L क्यूब T की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, जब हम लिखेंगे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। अब हम जो राइट हैंड साइड है उसको लिखते हैं, वो है आपकी 5/8 PR⁴ ईटा L। मतलब जो ये जो सिंबल आप देख रहे हो ईटा होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब एक नई टर्म आगे, इसको हम जो विस्कोसिटी है डीपली पढ़ेंगे हम कब, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। जो आपकी विस्कोसिटी है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है मॉलिक्यूल से, उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। किसी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो उसको हाई विस्कस बोला जाता है, किसी को विस्कोसिटी कम होती है तो उसको लो विस्कस बोला जाता है। ठीक है, तो वो आपकी विस्कोसिटी हम सारे के सारे वहां डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका शहद है, हनी है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होती है पानी के मुकाबले, क्योंकि हनी के है उसके मॉलिक्यूल आपके ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। तो इस एग्जांपल से भी आप दिमाग में रख सकते हैं। इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा किसका, डायमेंशन का, और वो फॉर्मूला आपको क्या करना, डायरेक्ट ही याद करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम उसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आएगी, m0 L3 T-1, ये आपकी डायमेंशन आएगी। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की हो गई। बट राइट हैंड साइड में मेरे पास ईटा भी है, प्रेशर भी है। P क्या है, प्रेशर। R क्या है, आपका रेडियस है, मतलब आप लेंथ में लोगे, और L भी आपकी क्या है, लेंथ, और ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए इनके सभी के फॉर्मूले हम टर्म वाइज डिराइव कर लेते हैं। देखो प्रेशर का फॉर्मूला कीजिए। सबसे पहले प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2, और एरिया का कितना हो गया, L2। तो प्रेशर का कितना बन गया, m1 L-1 T-2, मतलब ये ऊपर जाके -2 हो गया, तो यहाँ -1 आ गया। ये प्रेशर का फॉर्मूला बन गया।
तो प्रेशर का फॉर्मूला ये हो गया आपका। उसके बाद आपका किसमें है, ईटा का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये आपको याद ही करना है, m1 L-1 T-1, इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। अभी इसका फॉर्मूला आपको लर्न ही करना है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं राइट हैंड साइड में। देखिए राइट हैंड साइड में आपका π/8 का तो कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए π/8 इज कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसको छोड़ दीजिए। प्रेशर की डायमेंशन क्या है आपकी, m1 L-1 T-2 और r की पावर 4 मतलब l की पावर 4 और नीचे कितना आपका ईटा, ईटा की डायमेंशन कितनी है, m1 L-1 T-1 और l कितना हो गया 1 बन गया क्योंकि इसके साथ लेंथ भी है। अब देखिए ऊपर नीचे क्या कैंसिल होता है, ये m इससे कैंसिल हो गया और आपका ये पावर इससे कैंसिल हो गई। अब ये 3 पे जाएगा और ये ऊपर जाके जो होगा मैं वो लिख देता हूं आपका, जो आपका t ऊपर जाके कितना बन जाएगा, ये -2 और ये t+1 ऐसे बन जाएगा ऊपर जाके, और ये L4 है और ये L-1 ऊपर बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो m नहीं है मेरे पास तो m0 बन गया, t कितना बन गया -1 और l कितना बन गया 3। अब ये राइट हैंड साइड आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में m0 था, राइट हैंड साइड में m0 है और आपका इसको हम एग्जैक्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब m0 mlt की फॉर्म में m0 L3 T-1 m0 L3 T-1 मतलब mlt की फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में m0, यहाँ भी m0, यहाँ L3, यहाँ भी L3, यहाँ T-1, यहाँ भी T-1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी देखिए न्यूमेरिकल में मैंने कराने से पहले आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी कि इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा कि वो डिसएडवांटेज, अब वो डिसएडवांटेज कौन सी डिसएडवांटेज है। देखिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, इसको तो मैं रब कर देता हूं, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि हम डायमेंशन, कुछ एक कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो इसका हम डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो काउंट नहीं होते डायमेंशन में, बट वो कैलकुलेशन में लिमिटेशन क्रिएट करते हैं। कैसे, देखिए ये v था तो π/8 था। अब इसकी वैल्यू सपोज कीजिए आपकी कहीं से न्यूमेरिकल से 2 आ जाती है, तो आंसर कितना बन गया इसका π/8 मतलब 2π/8, ये आंसर बन गया इसका। ठीक है, मतलब हमने डायमेंशन में इसका कोई मीनिंग नहीं लिया, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल थी। अब सपोज कीजिए मैं इस v का फॉर्मूला गलत लिख देता हूं, 3π/8 इंटू पी r की पावर 4 अपॉन ईटा l। अब डायमेंशन तो इसको इक्वल बताएगा क्योंकि उसने तो ये चीज तो लेनी नहीं है। बट अब देखिए अब गलत कैसे, अब अगर हम ये v का फॉर्मूला आया था, अब यहां पर 3π/8 और ये कितना आया था 2, तो यहां पे v कितना हो गया 6π/8। अब देखिए दोनों में आंसर क्या आ गया, रॉन्ग, इसमें आंसर इसमें आंसर, इसका मतलब ये दोनों रॉन्ग है। इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। डायमेंशन तो ये बता देती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट आपकी कैलकुलेशन पे क्या पड़ता है, इफेक्ट। सो दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन। यू कैन राइट इन योर नोटबुक कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ सच कांस्टेंट which is having dimensionless, तो उनकी हम नहीं कर सकते। तो ये आपकी क्या है डिसएडवांटेज। अब कुछ एक फॉर्मूले आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये आपके मिसलेनियस फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है टॉर्क। अब टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी हम डीपली पढ़ेंगे किसमें, रोटेशन मोशन में। हमारी एक यूनिट है रोटेशन मोशन, उसमें डीपली पढ़ेंगे। देखिए टॉर्क क्या है, अगर आप 3D में फोर्स लगा 2D में फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स होता है। जैसे मैं सपोज कीजिए मैं किसी बॉडी को पुश करता हूं, ठीक है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा। बट अगर 3D में कोई फोर्स लगाएगा तो उसको फोर्स ना बोल के क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है। तो वो टॉर्क होता है, इसलिए उसका फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो टॉर्क, फोर्स का फॉर्मूला कितना है, m1 L1 T-2 और ये L1 एक और बच गया, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बच गया, m1 L2 T-2। देखिए बेटा ये इसलिए करवाया क्योंकि टॉर्क का, एनर्जी का, हीट का, वर्क डन का, इनका फॉर्मूला सेम होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके
मतलब कौन कौन सी ऐसी डायमेंशन है जिनके फॉर्मूले क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है। आपने इनर्शिया पढ़ा था, क्या था इनर्शिया? If a body that in rest condition, then it become in rest condition, either some external or internal force is not applied by the body or on the body. Same in the case of motion also. If a body that is in the motion, that is particularly becoming in motion, either some internal or external force is not applied by the body और ऑन द बॉडी। और ये डायरेक्शन का था, मतलब वो टेंडेंसी जो बॉडी को एक ही पोजीशन पे रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। बट अगर वही चीज आप 3D में लेके जाओगे तो वो इनर्शिया ना बन के वो क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसका फॉर्मूला भी आपका डिफरेंट है, I इक्वल टू mr²। तो I m कितना हो गया 1, L 2 हो गया और T कितना हो गया 0। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 L2 T0। So this is about the whole unit, that unit and dimension. This is also the practice lecture that depend upon the units and dimension. So you should do all the numericals that I have given you in your notebook. Okay? Thank you.